हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वीटेक एजुकेशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक सर्कुलर इशू हुआ है 9 तारीख का। तो हम डायरेक्टली पहले सर्कुलर पर चलते हैं और वहाँ से धीरे धीरे पूरा सर्कुलर अपना डिस्कस कर लेंगे। तो जो ये सर्कुलर है, ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, देखिए 9 सितंबर 2022 को ये सर्कुलर आया है। सर्कुलर नंबर है 180/12/2022। GST guidelines for filing, revising Tran 1 Tran 2 in terms of order dated 22/07/2022 and 2nd of September 2022। तो ये हम सर्कुलर अपना डाउनलोड कर लेते हैं और वन बाय वन इसको हम देख लेंगे। तो सर्कुलर हमारा ये ओपन हो गया है। ये सर्कुलर नंबर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, 180/12/2022। ये जो सर्कुलर है जीएसटी विंग, जो है जीएसटी पॉलिसी विंग, उन्होंने इशू किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जीएसटी पॉलिसी विंग, डेटेड 9 नवंबर 2022। ये सर्कुलर कहता क्या है? सबसे पहले तो ये सर्कुलर का जो सब्जेक्ट लाइन है, ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं फॉर फाइलिंग, रिवाइजिंग ट्रान 1 ट्रान 2 इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर डेटेड 22 जुलाई 2022, 2 September 2022 of Honorable Supreme Court in case of यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फिलको ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस की डिटेल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की थी, ये वही सब डायरेक्शंस है। आप देखेंगे जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी थी, ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल करने के लिए टाइम लिमिट दी थी, कॉमन विंडो ओपन करने की बात की थी, जो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया और उसको पोस्टपोन कर दिया गया। दोनों चीज़ों की वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको ऊपर आई पे भी मिल जाएंगे। तो ये सारी वही दोबारा से रिप्रोड्यूस की गई हैं डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। और फिर ये भी बोला गया, जब टाइम एक्सटेंशन हुआ तो फर्दर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम टुडे, तो 2 सितंबर को जब एक नई एक्सटेंशन मिला था इस केस में, तो वो अब 1 अक्टूबर से, यानी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के लिए ट्रान 1 ट्रान 2 को फाइल करने के लिए कॉमन विंडो ओपन की जाएगी। तब तक के लिए इन्होंने क्या किया, गाइडलाइंस इशू करी। गाइडलाइंस, अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम वो बात करेंगे। गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेंट फॉर फाइलिंग ट्रान 1 ट्रान 2 और रिवाइजिंग। तो दोनों के लिए है ये गाइडलाइंस, जिसने फ्रेश फाइलिंग करनी है, जिसने रिवाइज करना है, किसी ने पहले फाइल कर रखा था और उसको रिवाइज करना चाहता है, उनके लिए ये गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस कहती क्या है? तो 4.1, द एप्लीकेंट में फाइल डिक्लेरेशन इन फॉर्म ट्रान 1 जीएसटी ट्रान 1 ट्रान 2 और रिवाइज अर्लियर फाइल्ड। तो आपका कह रहा है कि डिक्लेरेशन फाइल करनी है हमने इन फॉर्म ट्रान 1 ट्रान 2, या फिर जो अर्लियर फाइल्ड थी उनको रिवाइज करना है। तो ये करेंगे कैसे? इसको साइन करना है या फिर वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं सभी फॉर्म्स के लिए, ईवीसी के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं, वही सेम चीज़ करने को बोल रहा है। और साथ में इसने ये बोला कि इन केस वेयर द एप्लीकेंट इज फाइलिंग अ रिवाइज ट्रान 1 ट्रान 2, यानी रिवाइज फॉर्म फाइल करने वाला है तो उसको एक फैसिलिटी जाएगी कि वो डाउनलोड कर पाएगा जो उसने पहले ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल किया था। ठीक है, एक फैसिलिटी अवेलेबल है, डन, नो इशू। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, द एप्लीकेंट शेल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग और रिवाइजिंग the declaration in form GST Tran 1 Tran 2 also upload on common portal the PDF copy of a declaration in the format as given in annexure A। यानी इस सर्कुलर में एक annexure A गिवन है, वो एक बेसिकली डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन हमें फाइल करनी है। तो annexure A को देख लेते हैं पहले, इस पॉइंट को हम पूरा ही कर लेंगे। सो दिस वन इज द annexure A, हियर इट इज अनेक्शर ए टू सर्कुलर 180। तो ये जो अनेक्शर है, ये वाला अनेक्शर की बात कर रहे हैं, इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। तो कहता है कि डिक्लेरेशन टू बी अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट ऑन द कॉमन पोर्टल अलॉन्ग विद ट्रान 1 ट्रान 2 इन अकॉर्डेंस विद द पैरा 4.2, जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे उसी की बात कर रहा है ये। सो इसमें हमने बेसिकली बेसिक डिटेल्स हैं, देखिए नेम जीएसटी आपको अपना भर लेना है, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम डेट स्पेसिफाई करनी है। अब यहाँ से 4th पॉइंट से वो ये समझने की है, एक बार हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। वेदर ट्रान 1 ट्रान 2 फर्निश अर्लियर, आपको यस और नो में आंसर देना है कि आपने पहले भरा था या नहीं भरा था, और अगर भरा था तो फिर ये डिटेल्स और भरनी है आपको। तो डिटेल्स ऑफ ट्रान 1 ट्रान 2 फर्निश्ड अर्लियर, उनकी डेट आपको डालनी है ट्रान 1 की और ट्रान 2 की। आपको ये बताना है ट्रान 1 में आपने कितना अमाउंट डाला और उसके साथ ट्रान 2 में आपने कितना अमाउंट डाला सी और एस के अंदर। फिर आपको बताना है कि वेदर नोटिस और ऑर्डर अंडर सेक्शन 73-74 ऑफ सीजीएक्ट एक्ट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड थ्रू ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल अर्लियर। कोई नोटिस वगैरह इशू किया था आपको 73-74 में,
नो तो ओके, अगर येस है तो आगे फिर आपको फर्दर डिटेल देनी है, मेंशन द रेफरेंस नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई नोटिस ऑर्डर आपको इशू किया गया था तो उसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई आपका इनएलिजिबल क्रेडिट था वो कितना था, CGST और SGST में आपको अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर ये कहता है कि चलो आपको नोटिस आया, इनएलिजिबल आपका क्रेडिट बोला गया, लेकिन आपने क्या कोई अपील प्रेफर करी, क्या कोई अपील डाली उस नोटिस के अगेंस्ट, नो तो ओके, येस तो आगे डिटेल दे दीजिए। वो बोलता है कि इफ़ येस देन वेदर अपील पिटिशन रेफर्ड इन फॉर 7 डिस्पोज्ड ऑफ, क्या वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, अगर नो तो ओके अभी चल रहा है केस आपका, और येस तो उसकी डिटेल दे दीजिए। क्या कहता है, क्रेडिट डिटरमाइंड एज इन एलिजिबल, तो आपका जब डिस्पोज हो गया आपकी अपील तो उसके बाद कुछ क्रेडिट था जो इन एलिजिबल किया गया आपका, तो उसकी डिटेल देनी है आपको। और फिफ्थ पॉइंट में आपको बताना है कि जो अब आप ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल करने वाले हैं उसमें कितना C और S आगे लेके जा रहे हैं। फिर 5.1 में कहता है वेदर एनी नोटिस इशूड और ऑर्डर पास्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ विद रिगार्ड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट क्लेम्ड एज ट्रांजिशनल क्रेडिट, यानी जो आपका पहले प्री GST रीजन था, प्री GST लॉ चल रहे थे, उसमें कोई आपको नोटिस इशू हुआ रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी, नो तो ओके, यस है तो फिर फर्दर डिटेल्स। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस आपको देना होगा सबसे पहले इसके अंदर, देखिए अगर यस है तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस, अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्लेम्ड इन ट्रान 1 ट्रान 2 डिस्प्यूटेड हेल्ड एज इनएडमिसिबल अंडर एग्जिस्टिंग लॉ वाइड नोटिस, तो जो आपने 5.2 में नोटिस की रेफरेंस दी है क्या उसमें कुछ इनएडमिसिबल था तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। फिर इसके बाद आपका पार्ट भी आ जाता है, ये बेसिकली आपसे कुछ डिक्लेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एफर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है और एफर्म, आपका नाम, GST नंबर, वो सब डिटेल्स डाल के आपके डिक्लेरेशन आ जाएंगे। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में आपको डेट प्लेस साइन करके ये साथ में पूरा अनेक्चर आपको सबमिट करना है पोर्टल पे, राइट। चलिए वापस आते हैं हम अपनी गाइडलाइंस के ऊपर, जो इसने कहा था कि हमने अनेक्चर A को देना है, ठीक है, अनेक्चर A हमने समझ लिया है। आगे कहता है द एप्लीकेंट क्लेमिंग क्रेडिट इन टेबल 7A ऑफ फॉर्म GST ट्रान 1, तो सबसे पहले रिवाइंड करते हैं, ध्यान करते हैं कि टेबल A क्या कहती है। जो टेबल A ट्रान 1 की थी वो बताती थी इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इसकी बात करती थी जो आपके पास, यानी हम बात करते हैं 1 जुलाई 2017 को आपका जो स्टॉक था इसमें भी कुछ इनपुट्स था इन्वॉल्व, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, वो हम अपने टेबल 7A ऑफ फॉर्म GST ट्रान 1 में डालते थे। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान ये रखने की होती थी कि हम इसमें वो वाला एक्सक्लूड कर लेते थे, एक्सक्लूडिंग क्रेडिट क्लेम्ड अंडर टेबल 5A, यानी अगर हमने कोई क्रेडिट 5A में लिया है वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाना, हमने यहाँ पे किसके दिखाना है, जो हमारा स्टॉक में इनपुट हेल्ड किया हुआ है। ओके, तो 7A टेबल हमें ध्यान आ गई है। अब ये क्या कहना चाहता है, द एप्लीकेंट एक और वर्ड यूज़ कर रहा है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ CTD यानी क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। तो क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट था, एक फॉर्म था, फॉर्म बेसिकली इशूड, जो फॉर्म था ना ये इशू किया गया था बाय द मैन्युफैक्चरर। कौन इशू कर रहा था, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और ये जो फॉर्म था ये एविडेंस था किस चीज़ का, ये एविडेंस के तौर पे फॉर्म इशू हो रहा था, मैन्युफैक्चरर इशू कर रहे थे एविडेंस फॉर द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड क्लियर्ड बिफोर 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से पहले जो मैन्युफैक्चरर ने जो भी कुछ मैन्युफैक्चर करी, क्लियर करी, और उस पर जो भी एक्साइज की पेमेंट करी, उसके एविडेंस के तौर पर ये CTD इशू किया था। किसको इशू किया था, ये उन पर्सन को इशू किया गया जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जो पहले सेंट्रल एक्साइज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं थे लेकिन अब वो पीपल GST में रजिस्टर्ड हो गए। इसमें कुछ कंडीशंस थी, लाइक आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, सीरियली नंबर होना चाहिए, वैल्यू की 25,000 की कुछ कंडीशन थी। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि CTD क्या होता है। तो अब हम एक बार पूरा सेंटेंस दोबारा से देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। द एप्लीकेंट क्लेमिंग क्रेडिट in table 7A of form GST tran 1 on the basis of CTD shall also upload on common portal the PDF copy of tran 3। tran 3 की कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। tran 3 definitely you remembered a manufacturer who has issued CTD to dealers required to file tran 3। तो जो मैन्युफैक्चरर CTD इशू करेगा उसको tran 3 फाइल करना था, और डीलर जिसको ये CTD मिला था उसने भी tran 3 फाइल करना था।
किसको करना था? मैन्युफैक्चरर को और डीलर को, जिनको सीटीडी मिला था। इन्होंने इशू किया था और इनको सीटीडी मिला था, तो दोनों को ट्रान 3 फाइल करना था। तो अब जब हम ये ट्रान 1 फाइल करेंगे और 7A में क्लेम करेंगे, तो हमें साथ में ट्रान 3 की PDF कॉपी भी पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें क्या क्या अपलोड करना है। एक तो हमें अपलोड करना है अपना अनेक्चर A, राइट। दूसरा हमें PDF कॉपी ऑफ ट्रान 3 भी अपलोड करनी है। डन। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है नो क्लेम फॉर ट्रांजिशनल क्रेडिट शैल बी फाइल्ड इन टेबल 5B एंड 5C ऑफ फॉर्म GST ट्रान 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच C फॉर्म, F फॉर्म, H फॉर्म, I फॉर्म। ये फॉर्म आपको याद होंगे, वैट के ज़माने में चलते थे, सेंट्रल सेल के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, राइट, स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए। तो ये फॉर्म्स थे आपके उस टाइम पे लोअर टैक्स के लिए, कंसेशनल टैक्स के लिए लगा करते थे, यूज़ हुआ करते थे। अब ये क्या कह रहा है कि हमें नो क्लेम फॉर ट्रांजिशनल क्रेडिट शैल बी फाइल्ड, आपको क्रेडिट फाइल नहीं करना, इस तरह का ट्रांजिशनल क्रेडिट आपको नहीं लेना इन टेबल 5B 5C ऑफ फॉर्म GST ट्रान 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉर्म्स विच हैव बीन इशूड after the due date of prescribed for submitting the declaration in form GST ट्रान 1 that is 27th December 2017। यानी कोई फॉर्म अगर आपका 27 दिसंबर 2017 के बाद इशू हुआ है, यू शुड नॉट क्लेम दैट ट्रांजिशनल क्रेडिट। ओके, डन। नेक्स्ट कहता है वेदर द एप्लीकेंट फाइल्स अ क्लेम इन फॉर्म GST ट्रान 2। ट्रान 2 भी बेसिकली क्या था इसमें कि ये उन लोगों को फाइल करना था ट्रान 2, मंथली बेसिस पे जाता था ट्रान 2 ना। क्या था इसमें कि जिसके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था, गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटी दी थी कि पहले ये लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, इनके पास अब ये GST में रजिस्टर्ड हो गए हैं, GST में रजिस्टर्ड हो गए हैं, इनके पास भी कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक में कुछ इनपुट होगा, लेकिन उस इनपुट का कोई एविडेंस नहीं था इनके पास। तो उन पर्सन को ट्रान 2 फाइल करना था ट्रांजिशनल क्रेडिट अवेल करने के लिए। एक्साइज ड्यूटी का प्रूफ तो था नहीं, तो इसमें कुछ परसेंटेज भी स्पेसिफाई की गई थी। जो आपका CGST का पोर्शन था उसका 60% आपको क्रेडिट मिल जाता था। पर्टिकुलर मंथ में आपने जितनी भी सेल करी वो आपको यहाँ पे उसका रेलेवेंट क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाता था ट्रान 2 के थ्रू, राइट। तो अब ये कहता क्या है, वेयर द एप्लीकेंट फाइल्स अ क्लेम इन फॉर्म GST ट्रान 2 ही शैल फाइल द एंटायर क्लेम। उस टाइम पे मंथली था, अब ये कहता है कि सारा का सारा क्लेम आपको वन कंसोलिडेटेड फॉर्म GST ट्रान 2 में ही फाइल कर देना है, मंथली आपको नहीं जाना है। तो करना क्या है, इन द कॉलम टैक्स पीरियड आपको क्या करना है कि शेल मेंशन लास्ट मंथ। जो लास्ट मंथ में आपका सारा स्टॉक, जो आपका स्टॉक था 1 जुलाई को, वो स्टॉक जो लास्ट मंथ में आपका सब बिक गया था, आपका सेल हो गया था, तो वो आपको कंसोलिडेटेड पीरियड के लिए क्लेम कर लेना है और फॉर्म को फाइल कर देना है। यानी अलग अलग फॉर्म फाइल नहीं करना, एक ही फॉर्म में कंसोलिडेटेड फिगर्स डाल देनी है। डन। नेक्स्ट कहता है द एप्लीकेंट शेल डाउनलोड अ कॉपी ऑफ ट्रान 1 ट्रान 2। सो जब आपने फॉर्म फाइल कर लेना है तो उसके बाद उसको डाउनलोड करना है। एनेक्चर A आपको लेना है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेम, मतलब जो ट्रान 1 ट्रान 2 है उसको सेल्फ सर्टिफाइड करना है। एनेक्चर A को लेना है, ट्रान 3 लेना है आपको, जहाँ जहाँ जो जो एप्लीकेबल है वो सब ले लो, और इसको जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर के पास 7 डेज के अंदर ही सबमिट कराना होगा आपको। 7 डेज कहाँ से, फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन इन फॉर्म ट्रान 1 ट्रान 2 ऑन द कॉमन पोर्टल। जो कॉमन पोर्टल पे आपने जब फाइल कर दिया उसके 7 दिन में आपको ये सब चीज़ें फिजिकल फॉर्म में जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को सबमिट करानी है, और सेल्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए। कौन सी, ट्रान 1 और ट्रान 2 फॉर्म आपका। और साथ में इंस्ट्रक्शन दी गई, एप्लीकेंट शेल कीप ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स रिटर्न इनवॉइसेस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम ऑफ ट्रांजिशनल क्रेडिट रेडी फॉर मेकिंग द सेम अवेलेबल टू द कंसर्न टैक्स ऑफिसर फॉर द वेरिफिकेशन। तो आपको सपोर्टिंग भी साथ में रखनी है अपने, ताकि आप वेरिफिकेशन के लिए इनको प्रोड्यूस कर पाओ। नेक्स्ट कहता है इट इज pertinent to mention that the option of filing or revising tran 1 tran 2 on the common portal during the period October to November is one time opportunity. If not filed earlier or revise the form earlier filed, the applicant is required to take utmost care and precaution while filing and revising the tran 1 tran 2, thoroughly check the details before filing his claim on the common portal. तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि भाई पूरा ध्यान रखिए आप, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, दोबारा नहीं मिलने वाली। डन। नेक्स्ट कहता है इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एप्लीकेंट कैन एडिट डिटेल्स इन फॉर्म ट्रान 1 ट्रान 2। ये हमें पहले ही पता है कि जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आप एडिट कर सकते हो। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फॉर्म आपका लॉक हो जाएगा, यू कैन नॉट मेक द चेंजेस। देखो फॉर्म गेट फ्रोजन, जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, फाइल करना होगा DSC या EVC के थ्रू आप इसको फाइल कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सबमिट करने से पहले जितनी बार चाहो चेंज कर सको, तो सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो GST विल इशू डिटेल्ड एडवाइजरी in this regard and the applicant may keep the same in consideration while filing the said forms on the portal. So simply again you need to take care, you need to
consider all the available guidelines. Next, it is further clarified that pursuant to the order of the Honorable Supreme Court, once the applicant files Tran 1, Tran 2 or revise the said form filed earlier on the common portal, no further opportunity to again file or revise Tran 1, Tran 2. एक बार आपने फाइल कर दिया, एक बार आपने रिवाइज कर दिया, तो दोबारा आप उसका कुछ नहीं कर सकते, खत्म आपके लिए। तो फर्स्ट टाइम में ही आपको सब कुछ अच्छे से कर लेना है, तो दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा आपके पास। इसका मतलब एक बार फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 2 महीने का टाइम ले तो यू कैन रिवाइज इट एन नंबर ऑफ टाइम, नो, ओनली वन टाइम यू कैन फाइल, चाहे आप 1 तारीख को भर दो, चाहे आप 30 नवंबर को फाइल करो। Next, it is clarified that those registered person who had subsequently filed Tran 1, Tran 2 earlier and who do not require to make any revision, मतलब जिन्होंने पहले फाइल कर लिया था अब इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल और रिवाइज Tran 1, Tran 2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो दोबारा से भरने की जरूरत भी नहीं है अगर कोई रिवीजन नहीं है। आगे ये कहता है कि अगर आपका कोई क्रेडिट अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ Tran 1 फाइल्ड अर्लियर हैज होली पार्टली रिजेक्टेड बाय द प्रोसेस, यानी आपने Tran 1, Tran 2 भरा था और आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी थी, तो द अप्रोप्रिएट रेमेडी है ना, आप दोबारा फाइल नहीं कीजिए, आप इसके अगेंस्ट अपील प्रेफर कीजिए, आप अपील में जाइए। एडजुडिकेशन अपील प्रोसीडिंग इन सच केसेस इज पेंडिंग, अप्रोप्रिएट कोर्स वुड बी परसू द सैड एडजुडिकेशन अपील। तो अगर कोई पेंडिंग है तो भाई उस हिसाब से चलो ना, दोबारा फाइल करने की जरूरत नहीं है आपको। ये आगे लिख देता है, क्लियरली बोलता है कि स्पेशल डिस्पेंशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस सर्कुलर इज नॉट द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी अगर आपका रिजेक्शन आ गया तो उसके अगेंस्ट अपील में जाना है, दोबारा से फाइल नहीं करना। चलो नेक्स्ट कहता है आपका द डिक्लेरेशन इन फॉर्म Tran 1, Tran 2 फाइल्ड रिवाइज्ड बाय द एप्लीकेंट विल बी सब्जेक्टेड टू नेसेसरी वेरिफिकेशन। तो हाँ ठीक है, वेरिफिकेशन होनी है, कंसर्न ऑफिसर आप वेरिफिकेशन करेगा, उसके बेस पर जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करेंगे वो आप मांग सकता है, आपसे सपोर्टिंग्स की रिक्वायरमेंट कर सकता है, तो वो सब आपको ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और आफ्टर द वेरिफिकेशन जब जस्ट सेटिस्फाई हो जाता है आपका टैक्स ऑफिसर, जुरिडिक्शन टैक्स ऑफिसर, तो पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर देयर ऑन मेरिट्स आफ्टर ग्रांटिंग अप्रोप्रिएट रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एप्लीकेंट। आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी और उसके बाद एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। द ट्रांजिशन क्रेडिट अलाउड एज पर द ऑर्डर पास बाय द जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ऑर्डर पास होने के बाद वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कॉमन पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी सारी गाइडलाइंस इशू की गई हैं और हमने एक एक करके सब पढ़ लिए हैं। ये 2 देख लीजिए, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। तो ट्रेड नोटिस के बारे में बताया गया है, और कोई आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो यू कैन आल्सो नोटिस में ला सकते हैं बोर्ड के। तो 2 बातें और कही गई हैं, नथिंग एल्स। आपने अपना ये लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हियर इट इज़। तो ये पूरी गाइडलाइंस थी जो इशू की गई हैं इन सर्कुलर नंबर 180। काफ़ी डिटेल्स में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें क्लियर की गई हैं। ऐसी गाइडलाइंस और भी आती रहेंगी, तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।